हेलो डियर बैंकर्स, वेलकम टू एडुटैप। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और आपने अपने जेआईबी में 2026 की प्रिपरेशन जो है ना न्यू ईयर के साथ जो है अच्छे से स्टार्ट कर दी है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल अबाउट द वन केस स्टडी, जो ये हमारी सीरीज है, केस फाइल सीरीज फॉर द पीपीबी। आई विल बी लेटिंग यू नो कि ये सीरीज क्या है और हम क्यों लेके आए हैं। देखिए, केस फाइल सीरीज फॉर द पीपीबी लाने का एकमात्र ऑब्जेक्टिव यही है कि जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ आपका नवंबर 2025 में, वहां पे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लाइक 20 to 25 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपकी अर्ली प्रिपरेशन होना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मई में आपका पेपर है, मार्च में आपकी क्लोजिंग का टाइम रहता है, आपके पास उस टाइम बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। तो हार्डली 1 or 2 मंथ आपके पास है प्रिपरेशन का। तो इस सीरीज को लाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि हम एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे और उसके ऊपर रेलिवेंट जो है क्वेश्चंस देखेंगे और एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। राइट। तो अब आज का जो हमारा केस स्टडी का टॉपिक है वो है हमारा नॉमिनेशन फैसिलिटी। ओके। तो जैसे आप मई 2026 को टारगेट कर रहे हैं, तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ तो पढ़ना ही नहीं है। कौन से टॉपिक एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, आपके पास वैसे टाइम की कमी रहती है, जो ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है वो आप कर पाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का एक रियल पैटर्न आपको बता देते हैं कि ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 20 to 25 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, किस मॉड्यूल की ज्यादा वेटेज एग्जाम में पूछी जा रही है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ती है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप इस फाइल को एक्सेस कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक ई बुक है जो डाउनलोड करके आप अपनी प्रिपरेशन को एक न्यू डायरेक्शन दे पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक, दैट इज हम एक केस स्टडी डिस्कस करने वाले हैं किसके ऊपर? नॉमिनेशन फैसिलिटी के ऊपर। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेटेस्ट जो एग्जाम रहा था आपका नवंबर 2025 में भी, वहां पे बिना नॉमिनेशन फैसिलिटी से क्वेश्चंस आए हैं आपके और केस स्टडी टाइप भी पूछे गए हैं। तो आज की केस स्टडी है, यहाँ पे एक पर्सन है मिस्टर अरविंद मेहता, जिनकी एज कितनी है? 55। सैलरीड इंडिविजुअल है वो। उन्होंने मेंटेन किए हैं 2 डिपॉजिट अकाउंट विद XYZ बैंक। ठीक है। तो कौन कौन से अकाउंट है? एक सेविंग बैंक अकाउंट है उनका और एक उनकी फिक्स डिपॉजिट है FD ऑफ 12 लाख। नॉमिनेशन होता क्या है बेसिकली, हम ये अंडरस्टैंड करें सबसे पहले, थोड़ा सा बेसिक जाने। नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है कि अकाउंट होल्डर पहले से मेंशन करके जाता है कि उसकी डेथ के बाद ना उसके अकाउंट से पैसा किसको मिलेगा। किस तरीके से नॉमिनेशन की जाती है? 3 फॉर्म यूज होते हैं, DA1, DA2 एंड DA3। राइट। तो ये बैंक प्रिस्क्राइब्ड होते हैं बेसिकली। DA1 जो है नॉमिनेशन करने के लिए, ठीक है। DA2 अगर आप उसमें कैंसिल करना चाहते हो, किसी और को नॉमिनी बनाना चाहते हो, तो DA2 फॉर्म यूज होगा। DA3 कुछ भी आपने मॉडिफाई करना है या चेंजेस करने हैं तो आप DA3 यूज करते हो। तो ये 3 फॉर्म यूज होते हैं नॉमिनेशन के पर्पस के लिए और ये बैंक प्रिस्क्राइब्ड होते हैं। ओके। अब यहाँ पे हमने ये केस स्टडी ली अरविंद मेहता की। 53 जो है उनकी एज है और वो 2 अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। अब अभी ना हमारा जो है बैंकिंग लॉ में अमेंडमेंट्स हुई है, तो वहां पे क्या बोला गया है? पहले क्या था ना हमारा, अब यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि कितने नॉमिनी अलाउड है। पहले आप एक ही नॉमिनी रख सकते थे, बट अब कितने आप अपॉइंट कर सकते हो? 4 नॉमिनी। तो मिस्टर मेहता ने क्या डिसाइड किया, अपडेट की उन्होंने नॉमिनेशन अपनी, कि स्मूथ सेटलमेंट हो और डिस्प्यूट ना हो बेसिकली फैमिली मेंबर्स के बीच में। अब ये जो 4 नॉमिनी लाए गए हैं, कि हम 4 नॉमिनी क्यों अमेंडमेंट्स की गई? देखिए, इन ऑपरेटिव और अनक्लेम डिपॉजिट्स के नंबर इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, तो आरबीआई ने डिसाइड किया कि इस तरीके से तो फिर क्लेम ही सेटल नहीं हो रहे। ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए और डिस्प्यूट ना अराइज हो, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, तो 4 नॉमिनी वाला रूल इंट्रोड्यूस कर दिया, जो इफेक्टिव हो गया आपका 1 नवंबर 2025 से। ठीक है, कि आप एक अकाउंट में 4 नॉमिनी रख सकते हो। ओके। चलिए, उन्होंने डिसाइड कर लिया कि 4 नॉमिनी रखेंगे। फिक्स डिपॉजिट्स की बात करें, जो उनकी एफडी थी 12 लाख की, वहां पे उन्होंने साइमल्टेनियस नॉमिनेशन यूज की। उन्होंने ऑप्ट किया साइमल्टेनियस नॉमिनेशन के लिए और क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया फॉलोइंग प्रोपोर्शन इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म। तो क्या नॉमिनेशन की उन्होंने? वाइफ के लिए 15% रखा, सन के लिए कितना रखा? 25% शेयर, और डॉटर के लिए कितना रखा? 25% शेयर। एक परसेंटेज डिसाइड कर दी जाती है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि साइमल्टेनियस नॉमिनेशन या सक्सेसिव नॉमिनेशन क्या होती है। पहले एक केस अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब हमें एक और चीज नॉमिनेशन के बारे में जानना जरूरी है, कि जो नॉमिनेशन है ना वो इंडिविजुअल के लिए ही हो सकती है, यानी कंपनी, आपकी पार्टनरशिप फर्म,
ट्रस्ट वगैरह ये नॉमिनेशन नहीं कर सकते। इंडिविजुअल और आपका सोल प्रोप्राइटरशिप एक्सेप्शन है सोल प्रोप्राइटरशिप की। क्यों? क्योंकि लॉ की नजर में जो सोल प्रोप्राइटर है और उसकी जो फर्म है वो एक ही कंसीडर किया जाता है। बाकी कंपनी का डायरेक्टर, फर्म होगी, ट्रस्ट होगी, ये और एचयूएफ का करता, ये नॉमिनेशन नहीं कर सकते हैं। इंडिविजुअल कर सकते हैं और सोल प्रोप्राइटर कर सकते हैं। ठीक है। देन सेविंग अकाउंट की बात करें तो उन्होंने सक्सेसिव नॉमिनेशन की। सेविंग अकाउंट के लिए उन्होंने सक्सेसिव नॉमिनेशन की, यानी डिपॉजिट अकाउंट पे आप साइमल्टेनियस भी कर सकते हो और सक्सेसिव भी कर सकते हो। ठीक है। तो मिस्टर मेहता ने चूज किया सक्सेसिव नॉमिनेशन इस ऑर्डर में। यहाँ पे ना प्रायोरिटी वाइज डिसाइड होता है आपका सक्सेसिव नॉमिनेशन में। सबसे पहले उन्होंने किसको प्रायोरिटी दी? वाइफ को। वाइफ की डेथ हो जाती है तो फिर सेकंड प्रायोरिटी किसको है? सन को। सन भी नहीं रहता तो लास्ट में डॉटर को, बट फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने दी है अपनी वाइफ को। तो लॉकर की बात करें तो लॉकर में ना सक्सेसिव नॉमिनेशन ही यूज होती है। 4 नॉमिनी आप रख सकते हो बट आप सक्सेसिव ही यूज करोगे। ओके। तो नॉमिनेशन के बारे में आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि नॉमिनेशन क्या, और ये केस स्टडी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। देन मिस्टर मेहता की डेथ हो जाती है, और जब उनकी डेथ हुई तो सारे के सारे नॉमिनी अलाइव है। 6 मंथ लेटर उनकी वाइफ भी जो है एक्सपायर होगी, और बाय दैट टाइम एफडी अमाउंट जो है क्लेम नहीं किया था। सर्टेन लीगल एयर रेज क्वेश्चन रिगार्डिंग, अब लीगल एयर आगे पिक्चर में। ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन जो है वो रेज किया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफडी प्रोसीड्स के रिगार्डिंग, सेटलमेंट ऑफ सेविंग अकाउंट बैलेंस किस तरीके से हो, राइट नॉमिनी की क्या और लीगल एयर्स के क्या है। तो एक डिस्प्यूट अराइज हो गया यहाँ पे। बैंक को सेटल करने क्लेम जो है एज पर द न्यू नॉमिनेशन रूल एंड आरबीआई क्लेरिफिकेशन। तो यहाँ पे जो है, जो लीगल ये डिस्प्यूट अराइज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या होता है ना, बैंक ने क्या करना है ना, नॉमिनी को जो है आगे पैसा दे देना है, और बैंक की लाइबिलिटी यहाँ पे खत्म हो जाती है। अब वो डिस्प्यूट अराइज हो रहा है उनके बीच में, दैट्स देयर मैटर। ओके। बैंक को पता है कि नॉमिनेशन की है, तो वहां पे ड्यूटी खत्म है। अब जब भी कोई कस्टमर बैंक में अकाउंट ओपन करता है ना, तो बैंक, जैसे आप लोग भी बैंक में काम करते हो, आपको पता है कि आप जो है कस्टमर को इन्फॉर्म करते ही होंगे कि ये नॉमिनेशन का रूल है, आपको यहाँ पे नॉमिनी अपॉइंट करना है। बैंक बताएंगे, परसुएड करेंगे उनको, बट फोर्स नहीं कर सकते, है ना, किसी पर्सन को कि आपको नॉमिनेशन करनी ही करनी है। इस तरीके से फोर्स नहीं किया जाता। अब अगर कोई पर्सन जो अपनी चॉइस से क्या बोलता है कि मुझे तो कोई नॉमिनेशन नहीं करनी, तो बैंक क्या करते हैं, जो फॉर्म होता है वहां पे लिख दिया जाता है कि नो नॉमिनेशन बाय चॉइस। ठीक है। कि ये कस्टमर की अपनी मर्जी थी, उन्होंने कोई नॉमिनेशन नहीं करी। टर्म डिपॉजिट्स की अगर बात करें हम, जैसे एफडी रिन्यू होती है, जब 3 साल तक कराई थी फिर रिन्यू होगी, तो ओल्ड नॉमिनेशन ही वैलिड रहती है जब तक कि आप न्यू नॉमिनेशन नहीं करते हो। ठीक है। डन। एफडी जो है विद साइमल्टेनियस नॉमिनेशन पेमेंट की जाती है, जो स्पेसिफिक प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग बोला गया है। तो जो डेथ हो जाती है किसी एक नॉमिनी की, उसकी वजह से बाकियों के शेयर पे असर नहीं पड़ रहा, और जो वो जिस नॉमिनी की डेथ होगी उसका शेयर बाकियों को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, उनको अपना अपना हिस्सा मिलेगा। सेविंग अकाउंट की बात करें तो सक्सेसिव नॉमिनेशन के साथ जो डेथ ऑफ फर्स्ट नॉमिनी, राइट जो रिसीव चला जाता है किसके पास, बैलेंस रिसीव करने का, नेक्स्ट सर्वाइविंग नॉमिनी के पास। ये होता है आपका सक्सेसिव में। जैसे ये था हमारा यहाँ पे, वाइफ की डेथ होगी, सन के पास राइट चला गया। ओके। अब नॉमिनी क्या है, दे आर एक्टिंग एज ए रिसीवर और ट्रस्टी, ओनर नहीं हो गया अकाउंट पे। पेमेंट जो करनी पड़ती है वैलिड नॉमिनी को, वो बैंक को क्या दे रहा है, गुड एंड वैल्यू डिस्चार्ज। कोर्ट से कोई ऑर्डर ना आया हो, बस ये देखना पड़ता है। बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे खत्म हो जाती है, और नॉमिनी को क्या है, बैंक इस डिपॉजिट्स के अगेंस्ट जो है लोन नहीं मिल सकता। तो इस केस ने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि न्यू मल्टीपल नॉमिनेशन फ्रेमवर्क क्या लेके आ रहा है, क्लैरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, फास्टर सेटलमेंट हो रही है, और डिपॉजिटर को क्या मिल रही है, ऑप्शन मिल रहा है कि वो करेक्ट नॉमिनेशन कर पाए अपने अकॉर्डिंग। अब हमने देखो थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। नॉमिनेशन का हमें समझ आ गया कि नॉमिनेशन क्या होती है। अकाउंट होल्डर जिसका अकाउंट है वो अपनी डेथ से पहले बता देता है बैंक को कि किसको पैसा जाएगा। 3 तरीके के फॉर्म यूज होते हैं। ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या है, सक्सेसिव नॉमिनेशन, साइमल्टेनियस डिपॉजिट अकाउंट में क्या नॉमिनेशन करना चाहते हो। इंडिविजुअल्स नॉमिनेशन कर सकते हैं, है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकते हैं। बाकी कंपनी का डायरेक्टर, ये एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, इनको नॉमिनेशन अलाउड नहीं होते। और नॉमिनी कौन बन सकता है, देखिए नॉमिनी कौन बन सकता है, इंडिविजुअल बन सकता है ना, रेजिडेंट इंडियन बन सकता है आपका। माइनर भी नॉमिनी बन सकता है, माइनर को आप नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो, अकाउंट गार्डियन के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है। और यहाँ पे आपका एनआरआई भी बन सकता है नॉमिनी। ठीक है। जो इंडिविजुअल्स हैं, माइनर के केस में एक चीज आपको पता होनी चाहिए, माइनर नॉमिनी बन सकता है। यानी एक पर्सन है राम, है ना, राम की एज है 55, ठीक है, और इनका बेटा है
15 ईयर का। तो इन्होंने इसको नॉमिनी बनाया अपने अकाउंट का। बट जो इनका बेटा है ए, सपोज कीजिए, ये खुद से नॉमिनेशन नहीं कर सकता। इसकी नॉमिनेशन कौन करेगा? जो गार्डियन है। ठीक है। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है नॉमिनेशन के ऊपर, आपको 3-4 चीजें पता होनी चाहिए। और सक्सेसिव और साइमल्टेनियस नॉमिनेशन जो इंट्रोड्यूस हुआ और 4 नॉमिनी आप रख सकते हो, ये न्यू रूल है। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने के चांसेस एग्जाम में बन जाते हैं। तो अब क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसीडरिंग द मैनर इन विच मिस्टर मेहता ने नॉमिनेट किया फैमिली मेंबर को फॉर फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कौन सी स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है बैंक की ऑब्लिगेशन आफ्टर हिज डेथ? बैंक क्या करेंगे? रिलीज कर देंगे एंटायर एफडी अमाउंट टू वाइफ बीइंग द प्राइमरी फैमिली मेंबर। बैंक शुड डिवाइड द एफडी इक्वली अमंग ऑल सर्वाइविंग फैमिली मेंबर, या बैंक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो एफडी अमाउंट है एज पर द साइमल्टेनियस नॉमिनेशन, या बैंक को वेट करना है कंसेंट लेने का लीगल ईयर से अमाउंट रिलीज करने से पहले। तो बैंक क्या करेंगे? साइमल्टेनियस नॉमिनेशन में जो बोला गया है जिसको जितना हिस्सा मिलना है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब साइमल्टेनियस नॉमिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो क्या होता है साइमल्टेनियस नॉमिनेशन। डिपॉजिटर क्या करते हैं, उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया एग्जैक्ट शेयर ईच नॉमिनी का। ठीक है। क्या किया था यहाँ पे देख लेते हैं हम। देखिए अगेन, ये थी ना हमारी साइमल्टेनियस नॉमिनेशन फिक्स डिपॉजिट्स के लिए की गई। वाइफ को 50%, सन को 25 और डॉटर को 25%। मल्टीपल नॉमिनी रख दिया आपने, वाइफ भी रख दी, सन भी रख लिया और डॉटर भी रख दिया, और स्पेसिफाइड प्रपोर्शन है कि वाइफ को 50% मिल रहा है, सन को कितना मिल रहा है, डॉटर को उनका हिस्सा मिल रहा है, तो टोटली 100% होना चाहिए। ओके। कॉन्करेंट राइट, एक साथ ही सबको राइट मिल रहा है। ये नहीं कि वाइफ की डेथ होगी तब जाके सन या डॉटर को पैसा मिलेगा। वाइफ को भी जितना उसका परसेंटेज है उतना मिल जाएगा, बाकी सन को मिलेगा और डॉटर को मिलेगा। पार्शियल इन इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है बेसिकली? देखिए, अगर वाइफ की डेथ होगी, ठीक है, तो इनका जो ये शेयर है ये सन और डॉटर में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, आगे लीगल एयर को जाएगा। ठीक है, जो लीगल एयर अपॉइंट होंगे। अब ये इनकी नॉमिनेशन, इनकी डेथ हो जाती है तो इनकी नॉमिनेशन एक तरीके से इनइफेक्टिव होगी। राइट। एप्लीकेबिलिटी क्या है? एप्लीकेबल है ये इस तरीके से कि आप एफडी, जो आपके डिपॉजिट्स अकाउंट्स हैं, आप उस पे क्या कर सकते हो? साइमल्टेनियस नॉमिनेशन कर सकते हो। बट लॉकर की बात करें तो वहां पे, और जो आपका सेफ कस्टडी होती है वहां पे आप साइमल्टेनियस नॉमिनेशन नहीं कर सकते हो, वहां पे आपको सक्सेसिव भी करना पड़ेगा, यानी प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप नॉमिनेशन करते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम सेविंग अकाउंट की बात कर लेते हैं जो मिस्टर मेहता ने ओपन किया था। वहां पे उन्होंने क्या यूज किया था? सक्सेसिव नॉमिनेशन। एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, डिपॉजिट्स अकाउंट्स के केस में, डिपॉजिट्स अकाउंट्स होते हैं वहां पे साइमल्टेनियस भी आप कर सकते हो और सक्सेसिव भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वहां पे ऐसा कुछ रूल है कि आपको सक्सेसिव भी करनी है। अब हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द बैलेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बोथ मिस्टर मेहता एंड हिज वाइफ? डॉटर की यंगेस्ट फैमिली मेंबर है, ऑल नॉमिनी ज्वाइंटली, या सन क्योंकि वो नेक्स्ट सर्वाइविंग नॉमिनी है जो ऑर्डर स्पेसिफाई किया था, या लीगल एयर एज डिसाइडेड बाय द कोर्ट? देखिए, किसको पैसा मिलेगा? सन को मिलेगा ना। क्योंकि क्या होता है, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट्स जो हुआ स्टार्टिंग फ्रॉम द 1 नवंबर 2025, सक्सेसिव नॉमिनेशन क्या होती है? प्रायोरिटी बेस्ड सिस्टम है ये। यहाँ पे 4 नॉमिनी रख सकते हो आप, रैंक की है। पहली प्रायोरिटी वाइफ को थी, दूसरी सन को थी, तीसरी डॉटर को थी। तो प्रायोरिटी ऑर्डर है, सीक्वेंस वाइज चलता है ये। अब देखिए, फर्स्ट नॉमिनी का क्या है लिस्ट में? उसका प्राइमरी राइट है, वाइफ को प्राइमरी राइट मिला हुआ है। अब उनकी डेथ होगी, क्लेम नहीं कर पाए ड्यू टू एनी रीजन, तो बाकी नेक्स्ट को वो जो होगा राइट मिल जाएगा सन को। अब जो लो रैंक्ड नॉमिनी है, ये जो डॉटर है जो सबसे लास्ट में है, वो तभी रिसीव करेगी जो जितने भी नॉमिनी थे उससे हायर रैंक पे इनकी डेथ हो जाती है, यानी वाइफ की भी डेथ होगी, सन की भी डेथ होगी, फिर डॉटर का नंबर आता है। ओके। और डिपॉजिट अकाउंट्स की बात करें, हमने डिस्कस कर ही लिया कि साइमल्टेनियस और सक्सेसिव नॉमिनेशन अलाउड है, बट सेफ डिपॉजिट लॉकर, सेफ कस्टडी आर्टिकल ये सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनेशन परमिट करते हैं, यानी प्रायोरिटी वाइज ही आप यहाँ पे डिसाइड करोगे। इससे क्या होता है कि मल्टीपल क्लेमेंट्स जो आते हैं एक्सेस ना कर पाए फिजिकल कंटेंट साइमल्टेनियसली, इस वजह से एक प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर लिया। फुल एंटाइटलमेंट देखो, यहाँ पे साइमल्टेनियस नॉमिनेशन में हमने क्या किया था? जो आपके फंड्स उनको स्प्लिट किया था परसेंटेज के तौर पे। यहाँ पे क्या है, जो वाइफ है उसको 100% राइट मिल रहा है ना लॉकर पे, सेफ कस्टडी आर्टिकल पे, वहां पे तो परसेंटेज सेट की गई थी। राइट। वाइफ नहीं रहेगी तो फिर सन का नंबर आएगा, सन नहीं है तो फिर डॉटर का नंबर आएगा। तो ये बेसिकली आपके लिए जानना जरूरी है, एक डिफरेंस सक्सेसिव और साइमल्टेनियस के ऊपर।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लीगल एयर ने ऑब्जेक्ट किया बैंकों की वो रिलीज कर रहे हैं डिपॉजिट अमाउंट टू नॉमिनी। ऐसी सिचुएशन में बैंक की लीगल पोजीशन क्या हो जाती है? बैंक स्टॉप कर देगा पेमेंट जब तक कि कोर्ट ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं होता, या बैंक बिकम लीगली लायबल इफ एयर ऑब्जेक्ट, या बैंक कैन प्रोसीड विद पेमेंट टू नॉमिनी एंड ऑब्टेन अ गुड एंड वैलिड डिस्चार्ज, या बैंक मस्ट कन्वर्ट द डिपॉजिट्स इनटू अनक्लेम्ड अमाउंट। देखो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है यहाँ पे। क्यों है? देखो आरबीआई क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंग और जो रूल्स हैं आपका नॉमिनेशन के रिगार्डिंग, उसमें क्या बोला जाता है कि आप जो वैलिड नॉमिनी को पेमेंट कर रहे हो ना, वो बैंक को एक राइट मिल जाता है, गुड और वैलिड डिस्चार्ज है, चाहे लीगल एयर कोई ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा जब तक कि कोर्ट की साइड से ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन ना हो। अदरवाइज बैंक करेंगे, अब लीगल एयर ऑब्जेक्ट करेंगे, नहीं उनको वाइफ को इतना पैसा नहीं मिलना चाहिए या सन को नहीं मिलना चाहिए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बैंक के उसमें डॉक्यूमेंट्स में जो नॉमिनेशन की गई थी उसके अकॉर्डिंग बैंक ने पेमेंट कर दी नॉमिनी को, बैंक की लाइबिलिटी खत्म है। अब वो लीगल एयर और नॉमिनी के बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, दैट्स देयर मैटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement best explain the legal status of nominee under the new banking nomination framework? नॉमिनी आपका एब्सोल्यूट ओनर हो जाता है डिपॉजिट्स का, नॉमिनी एक्वायर करता है डिपॉजिटर राइट इंक्लूडिंग लोन एलिजिबिलिटी। देखो यहाँ से हमें ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए। हमने डिस्कस किया था कि नॉमिनी एब्सोल्यूट ओनर नहीं बनता डिपॉजिट्स का, ना ही वो लोन ले सकता है। तो नॉमिनी एक्ट ओनली एज अ रिसीवर और ट्रस्टी ऑफ डिपॉजिट अमाउंट, क्या नॉमिनी रिप्लेस द लीगल एयर परमानेंटली? देखो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये सही है। रिसीवर और ट्रस्टी के एक्ट तौर पे वो एक्ट कर रहा है डिपॉजिट अमाउंट का, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नॉमिनेशन फैसिलिटी हमें क्या बोल रही है कि अब स्मूथ पेमेंट हो बट ट्रांसफर नहीं होगी ओनरशिप। नॉमिनी रिसीव कर रहा है अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ लीगल एयर और बेनिफिशियरीज, और कोई इंडिपेंडेंट ओनरशिप राइट तो उनके पास है नहीं, वो कभी भी डिपॉजिटर्स अकाउंट का क्या है, डिपॉजिटर नहीं बन सकता एक तरीके से किसी भी सरकमस्टांस में। रोल उनका लिमिटेड है कि उनको सिर्फ डिपॉजिट अमाउंट रिसीव करना है जो डेथ हो जाती है डिपॉजिटर्स की। तो नॉमिनी क्या कर रहा है, एक्ट ओनली एज अ ट्रस्टी होल्डिंग द मनी ऑन बिहाफ ऑफ किस लीगल एयर बेनिफिशियरी जो विल में मेंशन करे गए थे। नॉमिनी रिस्पॉन्सिबल होगा कि हैंडिंग ओवर द मनी टू राइटफुल पर्सन, और कोई भी लोन ग्रांट नहीं किया जा सकता नॉमिनी को अगेंस्ट द डिपॉजिट ऑफ डिसीज डिपॉजिटर। ओके, तो इसी के साथ हमारी ये केस स्टडी कंप्लीट होती है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, और इसके साथ हमने मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस कर लिए हैं रिगार्डिंग नॉमिनेशन, कि नॉमिनेशन कैसे की जाती है, कौन से फॉर्म जो है वो यूज होते हैं, कितने तरीके की नॉमिनेशन और कितने नॉमिनी आप रख सकते हो, कौन कौन नॉमिनेशन कर सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आप टारगेट कर ही रहे हैं जैब में 2026 को, तो अगर आप अभी टाइमली प्रिपरेशन करते हो तो ऑब्वियसली आपको लास्ट टाइम पे ना पैनिक फील नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आपको एक कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो एज पर योर डिमांड। आपने क्या करना है, कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद जैब कोर्सेज में जाना है। जैसे आप जैब कोर्सेज पे क्लिक करते हो, यू नीड टू स्क्रॉल डाउन। जब आप स्क्रॉल डाउन करोगे यू विल सी डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज हियर। नाउ आई विल बी लेटिंग यू नो कि कौन सा कोर्स आपके लिए इफेक्टिव होगा एज पर योर डिमांड। मास्टर कोर्स की बात करें, यहाँ पे ना आपको कंप्लीट मास्टर कोर्स मिल रहा है 4 सब्जेक्ट्स का, 15-15 मिनट्स की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलती हैं। लाइव क्लासेस रहती है जस्ट बिफोर द एग्जाम एक रिवीजन के तौर पे। फिर आपको कॉन्सेप्ट नोट्स मिलते हैं सोल्ड पीवाईक्यू डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद फ्लैट जो है आपका 76% ऑफ के साथ। आपको कोड यूज करना है JAN76 टू गेट दिस डिस्काउंट। अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ इंडिविजुअल जो है मास्टर कोर्स अवेल करना चाहते हो, आईएफएस का पेपर रह गया, पीपीबी का पेपर रह गया, एएफएम का रह गया, तो आप इंडिविजुअल में भी एनरोल कर सकते हो। और अगर कोर्स परचेज करने से पहले आप एक तरीके से डेमो देखना चाहते हो कि किस तरीके की क्लासेस रहती हैं, नोट्स कैसे प्रोवाइड की जाती है, क्विज क्या है, तो आप वो भी देख सकते हो। ट्रायल कोर्स में जाके फ्लैट 99% ऑफ ₹1 के साथ आप चेक कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है ना कि अभी से प्रिपरेशन हो जाए तो अच्छी बात है, लास्ट में रिवीजन करेंगे। लाइव क्रैश कोर्स बैच 2 में आप एनरोल कर सकते हो, बैच 2 इज ऑलरेडी लॉन्च्ड। तो यहाँ पे आपको टोटल 60 लाइव क्लासेस मिलती हैं, 15 क्लासेस ऑफ ईच सब्जेक्ट यू आर गेटिंग, और टाइमिंग बहुत ही कन्वीनियंट है। मॉर्निंग रहेगी या इवनिंग रहेगी, 7 AM to 9 AM या 7 PM to 9 PM। कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलते हैं सॉल्व पीवाईक्यू डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। कोड है JAN76 टू गेट फ्लैट 76% ऑफ। और इन केस लाइव क्लास मिस हो जाती है तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप क्लासेस देख सकते हो। अब आपने तैयारी कर ली थी,
अब आप चाहते हो कि एक तरीके से प्रिपरेशन हो जाए, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। ये प्रैक्टिस करके आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से सीख पाओगे और एग्जाम टाइम पे ना आपको अननेसेसरली पैनिक क्रिएट नहीं होता। तो यहाँ पे आपको सॉल्व पीवीक्यू मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फ्लैट 76% ऑफ मिल रहा है। कोड जेन 76 यूज कीजिए। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगी, आप हमारी मेंटर टॉक में एनरोल कर सकते हो। इन 15 डेज जो एक मेंटर टॉक रहती है, जहाँ पे आप अपने डाउट स्ट्रेटेजी को लेके, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको मोटिवेशन फील नहीं हो रही, किस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर पाए, तो वो सारी चीजें आप डिस्कस कर सकते हो और आपको डेफिनेटली जो एक सोल्यूशन वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ये स्ट्रेटेजी बता दी जाएगी कि इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। और अगर आपको कोई और डाउट है, कोई और क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, मेल कर सकते हो hello@edutab.co.in। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और अपनी अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए जैम में 2026 की, और केस स्टडी बेस्ड सेशन जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल प्रूव हो सकते हैं।